हेलो फ्रेंड, हैशटैग इलेक्ट्रिकल एमसीक्यू में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं फिर से एक नया प्रैक्टिस सेट लाया हूं जिसमें 20 इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल एमसीक्यू होंगे जो कि आने वाले सभी जेईई एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि एसएससी ने एग्ज़ाम का डेट अनाउंस कर दिया है, तो अब आपको अपनी तैयारी शुरू कर देना है। तो आपको करना क्या है कि आप इसका सिलेबस देख लीजिए और सिलेबस के अनुसार जितने भी टॉपिक थे उनका रिवीजन कीजिए और रिवीजन के साथ साथ उसका प्रैक्टिस सेट लगाइए। और प्रैक्टिस सेट में आप अपना स्कोर देखिए कि आपका कितना स्कोर आता है, और जिस टॉपिक में आपको कम आता है उस टॉपिक को फिर से पढ़िए और फिर से उसका टेस्ट दीजिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हल कीजिए। और यानी कि आपको करना क्या है, सिंपली रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करना है, और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसको भी प्रैक्टिस करना है। तो आप इन तीन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, रिवीजन, प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। दोस्तों, इस चैनल पर मैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ट्रिक और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वैकेंसी का नोटिफिकेशन अपलोड करता रहता हूँ। तो आप अगर अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए चाहे नहीं कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या नहीं कीजिए, लेकिन आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में आप अपना स्कोर लिखिए। आप डेली स्कोर लिखिएगा तब आपको पता चलेगा आपका लेवल क्या है, आप किस लेवल पर हैं और आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है। तो आप डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए और आप अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ ए फ्यूज इज टू, ऑप्शन है प्रोटेक्ट द लाइन, ऑप्शन बी है ओपन द सर्किट, ऑप्शन सी है प्रोटेक्ट द अप्लायंसेस, ऑप्शन डी है प्रिवेंट एक्सेसिव करंट। तो फ्यूज जो होता है वो लाइव वायर के साथ कनेक्टेड रहता है, ये आपको याद रखना है। फ्यूज जो होता है लाइव वायर के साथ कनेक्टेड रहता है, और ये जो होता है फ्यूज तो लाइव वायर के साथ कनेक्टेड रहता है, और ये जो होता है लाइव वायर के साथ सीरीज में कनेक्टेड रहता है, ये भी आपको याद रखना है। तो फ्यूज का मेन फंक्शन क्या होता है कि अगर किसी भी कारण से करंट का वैल्यू बढ़ जाए, यानी किसी भी कारण से करंट का वैल्यू बढ़ता है, तो फ्यूजिंग एलिमेंट जो होता है वो मेल्ट कर जाता है। फ्यूजिंग एलिमेंट जो होता है वो मेल्ट कर जाता है, और मेल्ट करने के बाद ये जो है सर्किट को ब्रेक कर देता है। तो इसका मेन काम होता है एक्सेसिव करंट से अप्लायंसेस को बचाना। तो आप ऑप्शन अगर देखेंगे तो ऑप्शन डी मिलेगा आपको, प्रिवेंट एक्सेसिव करेंट्स। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एफिशिएंट एंड ए वेल डिजाइंड प्रोटेक्टिव रिलेइंग शुड हैव। ऑप्शन ए है गुड सेलेक्टिविटी एंड रिलायबिलिटी, ऑप्शन बी है इकोनॉमी एंड सिंप्लिसिटी, ऑप्शन सी है हाई स्पीड एंड सेलेक्टिविटी, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो एक अच्छा रिले जो होता है, सबसे पहले ये जानते हैं रिले क्या होता है। रिले एक स्विच गियर डिवाइस होता है। ये रिले एक स्विच गियर डिवाइस होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है फॉल्ट को डिटेक्ट करना, फॉल्ट को डिटेक्ट करना, फॉल्ट को लोकेट करना, और इसका इन्फॉर्मेशन सर्किट ब्रेकर को देता है। यानी कि कहीं पर अगर फॉल्ट होता है तो ये इसको डिटेक्ट करता है, लोकेट करता है, और इसको जो इसका इन्फॉर्मेशन जो है सर्किट ब्रेकर को सेंड करता है, और सर्किट ब्रेकर उस फॉल्टी सेक्शन को डिस्कनेक्ट कर देता है। तो इसका काम तो समझ गए, लेकिन इसमें पूछा गया है कि एक इफिशिएंट और अच्छे डिजाइन प्रोटेक्टिव रिले में क्या क्या होना चाहिए। तो गुड सेलेक्टिविटी एंड रिलायबिलिटी भी होना चाहिए, इकोनॉमी एंड सिंप्लिसिटी ये भी होना चाहिए, हाई स्पीड एंड सेलेक्टिविटी ये भी होना चाहिए, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव ये सभी प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमी इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम इज यूज्ड इन। ऑप्शन ए है हाई सीलिंग, ऑप्शन बी है वर्कशॉप, ऑप्शन सी है स्ट्रीट लाइटिंग, ऑप्शन डी है डेकोरेट पर्पस। तो दोस्तों, आप घर में देखे होंगे, बड़े बड़े राजमहल में देखे होंगे, या किसी के घर में भी रहता है, आप झूमर देखे होंगे। तो झूमर में क्या होता है, ये मान लीजिए झूमर है, ऐसे सीलिंग से लटका रहता है। इसमें जो लाइट जो होता है आधा ऊपर की ओर जाता है, आधा नीचे की ओर आता है। तो उसमें आप देखे होंगे कि आधा लाइट ऊपर, उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर लाइट नीचे की ओर आता है।
तो ये जो होता है सेमी इनडायरेक्ट स्कीम होता है, लाइटनिंग स्कीम। इसमें सेमी इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम में होता है। तो ये जो होता है डेकोरेशन पर्पस में यूज किया जाता है। तो आप अगर देखेंगे क्वेश्चन में पूछा गया सेमी इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम इज यूज्ड इन, तो ये आप समझ गए होंगे डेकोरेशन पर्पस में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इफिशियंसी ऑफ डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम। तो डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम में क्या होता है, जहाँ पर हमको लाइट की आवश्यकता होती है वहाँ पर डायरेक्ट लाइट मिलता है। तो इसमें क्या होता है, इसका एफिशिएंसी होता है 80 से 90%, यानी कि इसका एफिशिएंसी ऑप्शन डी होगा 80 से 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डीसी करेंट गेन ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज। ऑप्शन ए है रेशियो ऑफ इमीटर करंट टू कलेक्टर करंट, ऑप्शन बी है रेशियो ऑफ बेस करंट टू इमीटर करंट, ऑप्शन सी है रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू बेस करंट, और ऑप्शन डी है रेशियो ऑफ बेस करंट टू कलेक्टर करंट। तो चलिए मैं 3 करंट गेन होते हैं, तीनों के बारे में बता देता हूँ। एक अल्फ़ा होता है, एक बीटा होता है, गामा होता है। तो अल्फ़ा जो होता है ये कॉमन बेस में होता है, बीटा जो होता है ये कॉमन इमीटर में होता है, और गामा जो होता है कॉमन कलेक्टर में होता है। तीनों का फार्मूला आपको याद रखना है। तो इसमें पूछा गया डीसी करंट गेन, तो डीसी करंट गेन मतलब बीटा आपको पूछा गया। तो बीटा होता है कॉमन इमीटर में, और कॉमन इमीटर में क्या होता है, कॉमन इमीटर में इमीटर कॉमन रहता है। कॉमन इमीटर की बात करें तो कॉमन रहता है इमीटर, और आउटपुट प्राप्त किया जाता है कलेक्टर के अक्रॉस, और इनपुट जो दिया जाता है वो बेस के अक्रॉस। मैं फिर से लिख देता हूँ, कॉमन इमीटर में आउटपुट जो होता है वो होता है कलेक्टर के पास, इनपुट जो होता है वो होता है बेस के पास। तो इसमें पूछा गया कॉमन कलेक्टर के नहीं, यानी बीटा का वैल्यू जो होता है आउटपुट करंट बटे इनपुट करंट। तो आउटपुट यहाँ बीटा पर है, आउटपुट यहाँ पे कलेक्टर पे है, तो कलेक्टर करंट बटे इनपुट करंट यानी कि बेस करंट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कलेक्टर करंट टू बेस करंट। आप ऑप्शन अगर देखेंगे तो ऑप्शन सी आपको मिलेगा रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू बेस करंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द मेजोरिटी कैरियर्स इन पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर आर। ऑप्शन ए है होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ऑप्शन सी है एक्सेप्टर आयंस एंड डोनर आयंस, ऑप्शन डी है नन। तो इसमें देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात किया तो ट्रांजिस्टर होते 3 टर्मिनल डिवाइस होता है, एक इसमें इमीटर होता है, इस बेस होता है और कलेक्टर होता है। तो एनपीएन है, एनपीएन इसमें 3 लेयर होता है, ये भी आपको याद रखना है। 2 जंक्शन होते हैं, एक इमीटर जंक्शन होता है, एक कलेक्टर जंक्शन होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में मेजॉरिटी चार्ज जो कैरियर होता है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। एनपीएन में इलेक्ट्रॉन होते हैं और पीएनपी में होते हैं होल। तो एनपीएन और पीएनपी दोनों में पूछा गया तो एनपीएन में इलेक्ट्रॉन होंगे और पीएनपी में होल होंगे। तो ऑप्शन अगर हम लोग देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन एंड होल, तो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी मिल रहा है इलेक्ट्रॉन एंड होल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशन बिटवीन बेस करंट, एमीटर करंट एंड कलेक्टर करंट इज। तो ऑप्शन ए है आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, ऑप्शन बी है आई बी इक्वल टू आई सी प्लस आई, और ऑप्शन सी है आई इक्वल टू आई बी माइनस आई सी, ऑप्शन डी है आई सी इक्वल टू आई बी प्लस आई। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं ये एक ट्रांजिस्टर है, इसमें रुकिए, ये एक ट्रांजिस्टर है, इसका ये इमीटर हो गया, ये बेस हो गया, ये कलेक्टर हो गया। तो ये जो हो गया इमीटर करंट हो जाता है और यहाँ पे बेस करंट हो जाता है और ये हो जाएगा कलेक्टर करंट। तो इसमें रिलेशन पूछा तो आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी होता है, ये आपको याद रखना है। चाहे वह एनपीएन ट्रांजिस्टर हो चाहे वह पीएनपी ट्रांजिस्टर हो, हमेशा इमीटर करंट जो होता है बेस करंट और कलेक्टर करंट का सम होता है। तो आप ऑप्शन अगर देखेंगे आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट परटेंस टू रेसिस्टर ओनली। ऑप्शन ए है कैन डेसिपेट कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ पावर, ऑप्शन बी है कैन एक्ट एज ए एनर्जी स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन सी है कनेक्टिंग देम पैरेलल टू इंक्रीज देयर वैल्यू,
ऑप्शन डी अपोजिट सडन चेंज इन वोल्टेज। तो रेसिस्टर के बारे में कौन सा कथन सही है ये पूछा। तो रेसिस्टर जो होता है, अगर आप हीट डिसिपेट की बात करें या पावर डिसिपेशन की बात करें, तो पावर डिसिपेट जो होता है वो होता है I²R⁻T। ये जो है सिर्फ रेसिस्टर में ही होता है। तो ये जो हो जाएगा, अगर इसका ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए जो होगा कैन डिसिपेट पावर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ पावर, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और ये कैन स्टोर, अब अगर ऑप्शन बी देखें तो कैन एक्ट एज ए एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। तो एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस ये तो गलत हो जाएगा। एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस होता है कैपेसिटर होता है और इंडक्टर होता है। और अगर कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करता है और इंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करता है, ये भी आपको याद रखना है। और कैपेसिटर जो होता है सडन चेंज इन वोल्टेज को अपोज करता है और इंडक्टर जो होता है सडन चेंज इन करेंट को चेंज करता है, अपोज करता है। तो ये सभी बातें आपको याद रखना है। क्वेश्चन में पूछा गया रेसिस्टर के बारे में, तो रेसिस्टर जो होगा हीट को डिसिपेट कर सकता है। तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर फैक्टर ऑफ ए डीसी सर्किट इज ऑलवेज। तो पावर फैक्टर जो होता है कोसाइन होता है एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करेंट, यानी कि वोल्टेज ये है, अगर ये करंट है, इसके बीच जो एंगल होगा उसी को कॉस के साथ अगर लगा दें तो वही पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर का फार्मूला। तो पावर फैक्टर डीसी में क्या होता है, डीसी में क्या होता है, ये अगर वोल्टेज है तो इसी यहीं पे वोल्टेज भी होता है, यहीं पे करंट भी होता है, इसके बीच जो एंगल होता है यानी फाई इक्वल टू 0 हो जाता है। तो पावर फैक्टर का फार्मूला कॉस फाई यानी कि कॉस 0 का मान कितना 1 हो जाएगा। तो इसका जो पावर फैक्टर होता है डीसी के केस में वो हमेशा यूनिटी होता है। तो आप अगर देखेंगे ऑप्शन तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्म फैक्टर इज द रेशियो ऑफ। तो जितने भी फैक्टर होते हैं उससे दोस्तों एग्ज़ाम में नॉमेरिकल क्वेश्चन या डिफिनीसन उसका पूछा जाता है। तो आप जितने भी फैक्टर है उसको याद कर लीजिए। तो इसमें अगर देखें तो इसमें पूछा गया है आरएमएस फैक्टर, फॉर्म फैक्टर का डिफिनीसन क्या होता है। तो फॉर्म फैक्टर का जो डिफिनीसन होता है आरएमएस वैल्यू टू एवरेज वैल्यू, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ये फार्मूला पे क्वेश्चन था तो आपको इसका फार्मूला याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन टाइप सेमीकंडक्टर इज। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो एन टाइप मटेरियल हो चाहे वह पी टाइप मटेरियल हो, दोनों मटेरियल जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो चाहे आपको पी टाइप भी दे सकता है चाहे एन टाइप भी दे सकता है, लेकिन बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, सोचते हैं एन टाइप है तो ये निगेटिवली चार्ज होगा और पी टाइप है तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एन टाइप और पी टाइप दोनों जो होता है वो न्यूट्रल होता है। तो यानी ऑप्शन अगर देखें तो ऑप्शन सी मिलेगा आपको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी हैज डैश इलेक्ट्रॉन। तो ट्राइवेलेंट की बात करें तो ट्राइवेलेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, और पेंटावेलेंट की बात करें पेंटावेलेंट जो होता है उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। तो दोनों आपको याद रखना है, पेंटावेलेंट में 5 और ट्राइवेलेंट में 3। तो इसका जो सही आंसर होगा ट्राइवेलेंट, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिशन ऑफ ए ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी टू ए सेमीकंडक्टर क्रिएट्स मेनी। ऑप्शन ए है होल्स, ऑप्शन बी है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन सी है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन बी है बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सेमीकंडक्टर मटेरियल है, अगर इसमें हम लोग ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे ट्राइवेलेंट, तो ट्राइवेलेंट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो होता है मैनी होल्स को क्रिएट करते हैं, मैनी होल्स को। अगर ये सेमीकंडक्टर है इसमें अगर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो पेंटावेलेंट में इसमें 3 होता है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है, यानी कि ये जो है इलेक्ट्रॉन को क्रिएट करता है और ये होल को क्रिएट करता है। तो दोनों को आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि ट्राइवेलेंट में यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 होती है, ये होल को जनरेट करता है, मेनी होल को। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द स्पीड ऑफ अल्टरनेटर इज चेंज फ्रॉम 3600 आरपीएम टू 1800 आरपीएम द जनरेटेड ईएमएफ पर फेज बिकम। तो जनरेटेड ईएमएफ
जनरेटेड ईएमएफ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। तो स्पीड देखिए पहले 3600 था, फिर 1800 कर दिया है, यानी कि स्पीड को जो है हाफ कर दिया गया है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि ईएमएफ जो होता है स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो स्पीड हाफ कर दिया तो ईएमएफ भी अब हाफ हो जाएगा, यानी कि ईएमएफ भी अब हाफ हो जाएगा। तो आप अगर ऑप्शन देखेंगे तो 1/2, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर इलिमिनेटिंग 7th हार्मोनिक ऑफ ईएमएफ वेव ऑफ अल्टरनेटर द फ्रैक्शनल पिच मस्ट बी। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए इसमें पूछा गया कि अल्टरनेटर में 7th हार्मोनिक को रिड्यूस करना है, 7th हार्मोनिक को इलिमिनेट करना है। तो 7th हार्मोनिक को रिड्यूस करने के लिए पिच फैक्टर का जो फ्रैक्शनल पिच होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। तो 7th है तो पहले इससे आपको एक कम कर देना है, यानी 6/7। अगर 5th हार्मोनिक को एलिमिनेट करना है तो इसे एक कम कर दीजिए, यानी 4/5। अगर 3rd हार्मोनिक को रिड्यूस करना है, एलिमिनेट करना है तो 2/3। तो आप इस तरह से आपको याद रख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया 7th हार्मोनिक, यानी 7th हार्मोनिक पूछा गया तो एक कम कर देंगे, यानी 6/7। तो इसमें जो होता है फ्रैक्शनल पिच होना चाहिए 6/7। तो आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन डी मिलेगा, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर शेयर ऑफ पावर जनरेटेड इन इंडिया इज थ्रू व्हिच मीन्स। ऑप्शन ए है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ऑप्शन बी है न्यूक्लियर पावर प्लांट, ऑप्शन सी है थर्मल पावर प्लांट, ऑप्शन डी है गैस टरबाइन पावर प्लांट। तो पूछा गया इंडिया में जो ज़्यादा पावर जनरेट होता है वो किसके द्वारा होता है। तो ये जो इंडिया में जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है थर्मल पावर प्लांट पर। और थर्मल पावर प्लांट जो होता है रैंकलिंग साइकिल पर काम करता है, ये भी आपको याद रखना है, ये रैंकलिंग साइकिल पर काम करता है। तो ऑप्शन इसका अगर देखें तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा, थर्मल पावर प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए स्टीम पावर स्टेशन इलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड एट वाट पावर। ऑप्शन ए है 440 वोल्ट, ऑप्शन बी है 1.1 किलोवोल्ट, ऑप्शन सी है 11 किलोवोल्ट, ऑप्शन सी है 33 किलोवोल्ट। तो थर्मल पावर प्लांट में जो जनरेटेड वोल्टेज होता है वो 11 किलोवोल्ट होता है। इसको बढ़ा के फिर से ट्रांसफार्मर की मदद से 33 किलोवोल्ट कर दिया जाता है और उसके बाद ट्रांसमिट किया जाता है, क्योंकि हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिट करने से इफ़िशेंसी बढ़ता है, लॉस कम होता है। तो इन सभी एडवांटेज के कारण हम लोग हाई वोल्टेज पर इसको ट्रांसमिट करते हैं, लेकिन जनरेट जो होता है वो 11 किलोवोल्ट होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपोनेंट्स आर इंक्लूड इन द एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑप्शन ए है फ्यूल मेंटेनेंस कॉस्ट एंड लेबर, ऑप्शन बी है इंटरेस्ट टैक्स इंश्योरेंस एंड डिप्रिसिएशन, ऑप्शन सी है बोथ एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आप देखेंगे एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट पूछा गया। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट वो होता है जैसे कि आप उसको ऑपरेट करने के लिए जो कॉस्ट लगता है, तो ऑपरेट करने के लिए हम लोग को फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, मेंटेनेंस कॉस्ट होता है और लेबर की आवश्यकता होती है। तो ये सभी चीज़ जो होंगे ये एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंतर्गत आएंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा, यानी कि एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर फ्यूल आएगा, मेंटेनेंस कॉस्ट आएगा और लेबर आएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द एनुअल फिक्स्ड इन कॉस्ट इंक्लूड। अब देखिए उसमें रनिंग कॉस्ट यानी ऑपरेटिंग कॉस्ट पूछा गया था, इसमें फिक्स कॉस्ट पूछा गया। तो फ्यूल मेंटेनेंस कॉस्ट लेबर ये अभी हम लोग पढ़े, ये सब होता है ऑपरेटिंग में। अगर इंटरेस्ट की बात करें, अगर टैक्स की बात करें, इंश्योरेंस एंड डिप्रिसिएशन की बात करें, तो ये सब जो होता है एनुअल फिक्स कॉस्ट होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा इंटरेस्ट होगा, टैक्स होगा, इंश्योरेंस होगा और डिप्रिसिएशन होगा। तो दोनों क्वेश्चन को आपको याद रखना है कि फिक्स कॉस्ट किसको कहते हैं और एनुअल कॉस्ट के अंतर्गत कौन कौन आता है। तो दोनों क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द कैपिटल कॉस्ट ऑफ ए पावर प्लांट डिपेंड्स ऑन, ऑप्शन ए है टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी, ऑप्शन बी है टोटल नंबर ऑफ यूनिट ओनली, ऑप्शन सी है बोथ एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ द। तो कैपिटल कॉस्ट जो होता है किसी भी पावर प्लांट को एस्टैब्लिश करते हैं यानी कि स्थापना करते हैं, तो उस समय जो हम लोग इक्विपमेंट लगाते हैं, जो ज़मीन का खर्चा होता है जहाँ पर लगाते हैं, तो उन सभी का जो खर्चा जो एक बार लगता है वो फिक्स्ड कॉस्ट होता है, वही होता है कैपिटल कॉस्ट। तो कैपिटल कॉस्ट में क्या होता है, जो इंस्टॉल कैपेसिटी के अनुसार अगर हम लोग ज़्यादा कैपेसिटी का इंस्टॉल करेंगे पावर प्लांट, तो उसका
कैपिटल कॉस्ट बढ़ेगा। यानी कि ये जो डिपेंड करेगा टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी पर, और इस पर भी डिपेंड करेगा अगर बहुत सारे हम लोग यूनिट इंस्टॉल करेंगे तो जितना यूनिट इंस्टॉल करेंगे उतना ज़्यादा कैपिटल कॉस्ट होगा। यानी कि शुरुआत में उतना खर्चा लगेगा स्टाफ उसका स्ट्रक्चर बनाने में, उसके लैंड को खरीदने में, इक्विपमेंट खरीदने में। तो ये सभी जो होता है कैपिटल कॉस्ट के अंतर्गत आता है। और कैपिटल कॉस्ट जो होता है वो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी और टोटल नंबर ऑफ यूनिट दोनों पर डिपेंड करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे हम लोग। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था, और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप अभी तक अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ट्रिक और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वैकेंसी का नोटिफिकेशन अपलोड करता हूं। तो सारे चीज़ आपको एक ही चैनल पर मिल जाएगा। आप अगर लास्ट तक वीडियो को देखे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आप अगर इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और लास्ट में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि दोस्तों इस पर मैंने बहुत सारे इस चैनल पर ट्रिक अपलोड कर दिए हैं। आप जाकर एक बार इस ट्रिक को देख लीजिए, क्योंकि ये जो ट्रिक है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चाहे वो आप SSC JEE की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या NPCIL किसी भी इलेक्ट्रिकल JEE की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और ट्रिक वाला जितना भी वीडियो है उस सबको देख लीजिए। और दोस्तों आप सभी जानते होंगे SSC का एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो गया है, तो आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। डेली 2 से 3 प्रैक्टिस सेट लगाइए और अपना स्कोर देखिए, और जिस टॉपिक पर या जिस पोर्शन में आप लगते हैं कमज़ोर है उस पर रिवीजन कीजिए, और रिवीजन कीजिए, तैयारी कीजिए अच्छे से। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।